नमस्कार, आप सभी का स्वागत करती हूं भारत 24 पर। मैं हूं आपके साथ पूर्णिमा मिश्रा। शाम के 6 बज चुके हैं, दहाड़ का वक्त है। प्रधानमंत्री मोदी का विजय रथ रोकने के लिए महीनों की कवायद के बाद इंडी गठबंधन ने किसी तरीके से सीटों का बंटवारा तो तय कर लिया, लेकिन इन दलों के बीच आपस में किसी बात पर सहमति बनती हुई नजर नहीं आई। कांग्रेस ने अपना घोषणा पत्र अलग जारी किया, जबकि गठबंधन में शामिल समाजवादी पार्टी, आरजेडी, सीपीआई, सीपीएम ने अपना अपना घोषणा पत्र अलग अलग जारी कर दिया। लगता तो यह है कि इन सभी दलों ने सिर्फ मोदी को सत्ता से हटाने के लिए गठबंधन किया, देश चलाने और विकास के लिए किसी भी पॉलिसी पर ये एकमत नहीं हुए। ओल्ड पेंशन स्कीम की बहाली पर जहां कांग्रेस और डीएमके ने अपने घोषणा पत्र में चुप्पी साधी, तो समाजवादी पार्टी, आरजेडी, सीपीएम, सीपीआई ने इसे बहाल करने का वादा कर डाला। यह तो साफ है कि नेता और नीति दोनों ही मामलों में ये दल एक राय बनाने में कामयाब नहीं हुए हैं। ये मैनिफेस्टो हिंदुस्तान की जनता ने बनाया है, हमने सिर्फ इसको लिखा है। जो किसानों ने हमें बताया, खारगे जी को बताया, मुझे बताया, बाकी नेताओं को बताया, वो हमने लिखा है। चाहे वो रोजगार की बात हो, चाहे वो कॉन्ट्रैक्ट लेबर की बात हो, हजारों लोगों से बात करके हमने ये हिंदुस्तान की आवाज है, ये लिखी है कि 500 रुपए में गैस सिलेंडर का भाव जो है कर दिया जाएगा। पुरानी पेंशन योजना ओपीएस को हम लोग लागू करेंगे। गरीबों को केवल राशन इसलिए उपलब्ध करा दे रहे हैं कि बस उन्हें भोजन मिल जाए, लेकिन जब तक पौष्टिक भोजन नहीं मिलेगा तब तक उनका स्वास्थ्य बेहतर नहीं हो सकता, वो सोच और समझ भी नहीं अच्छी हो सकती है। इसलिए आटा और डाटा का अधिकार की बात इसमें हम लोग कर रहे हैं। तो देखिए, सवाल हैं इसी बीच में, क्योंकि अब 19 तारीख नजदीक है जब पहले फेज की वोटिंग होनी है। ऐसे में जनता एक बड़े हिस्से में इस बात का इंतजार कर रही थी कि भाई कॉमन मिनिमम प्रोग्राम विपक्ष क्या लेकर आता है, लेकिन कॉमन मिनिमम प्रोग्राम जैसा कुछ नजर नहीं आया। उधर बीजेपी ने अपने घोषणा पत्र का ऐलान करते हुए हर किसी को चौंका दिया। ऐसे में कुछ सवाल है और उन सवालों पर चर्चा करनी भी जरूरी है। आज दहाड़ में जिन सवालों को लेकर चर्चा करेंगे, सबसे पहली बात यह है, न विचार एक, न घोषणा पत्र। कैसे रोकेंगे मोदी का विजय रथ, जिसमें वो 400 पार की बात करते हैं। 4 जून को नतीजा आएगा। इंडिया की राहें, इंडिया अलायंस की राहें अभी से आखिर जुदा क्यों नजर आने लगी हैं? घोषणा वर्सेस घोषणा, क्या माई वे की राह पर इंडिया इस वक्त है? बिना कॉमन मिनिमम प्रोग्राम आखिर 2024 का महासंग्राम कैसे जीतेंगे? और चुनाव में विपक्ष के पास कॉमन मिनिमम प्रोग्राम आखिर क्यों नहीं है? मेहमानों का एक बड़ा पैनल इस वक्त दहाड़ में हमारे साथ जुड़ चुका है। विजय शर्मा जी, बीजेपी के प्रवक्ता, इस वक्त हमारे साथ हैं। ऋतु चौधरी जी, कांग्रेस की प्रवक्ता, इस वक्त हमारे साथ हैं। अखिलेश कटियार जी, एसपी के प्रवक्ता, इस वक्त हमें ज्वाइन इन कर चुके हैं। और स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं सूर्य प्रकाश मैथिल, राजनीतिक विश्लेषक हैं, और परविंदर सेठी जी भी पॉलिटिकल एनालिस्ट के तौर पर इस वक्त दहाड़ का हिस्सा है। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत करती हूं। और ऋतु चौधरी जी, आप ही के साथ शुरुआत करती हूं। आजकल हर कोई ये पूछ रहा है, चुनाव तो नजदीक है, क्या हुआ तेरा वादा, वो कसम, वो इरादा कहां चला गया जो आपने बड़ी बड़ी बातें करते हुए, जनता के सामने रखते हुए एक अलायंस को फॉर्म किया था कि कॉमन मिनिमम प्रोग्राम के साथ आएंगे और जनता के सारे दुख दूर कर देंगे? देखिए, क्या हुआ तेरा वादा तो पूछना चाहिए मोदी जी से कि मोदी जी क्या हुआ तेरा वादा जो 2022 तक सबके सर पे छत आ जानी थी, किसानों की आय जो है वो दुगनी हो जानी थी, 20 करोड़ युवाओं को रोजगार मिल जाना चाहिए था, मणिपुर में शांति बहाल हो जानी थी, पूरा राम राज्य अमृत काल आ जाना था। उसका क्या हुआ? पूरे देश में हाहाकार मच रहा है। युवा आज ये पूछ रहा है कि नौकरियों का वादा कहाँ है? नौकरी के बारे में बात क्यों नहीं करते हो? क्यों महिलाएं पूछ रही हैं कि क्यों महिला सुरक्षा के बारे में बात क्यों नहीं करते हो? किसान एमएसपी के बारे में पूछ रहे हैं। हर वर्ग, आदिवासी पूछ रहे हैं कि हमारे अधिकारों के बारे में बात कहाँ हो रही है? क्या ये जुमला पत्र जिसको 2000 जो पहले जो वादा किया गया 2019 का, उसके बाद वादा किया 2022 का, अब पहुंच गए 2047 पे। इसका मतलब जो आदमी ये वादा करके आया था कि मुझे केवल 100 दिन दे दो और 100
दिन मैं इस देश की काया पलट कर दूंगा। अगर मैं नहीं कर पाया तो मेरे को चौराहे पे जूतों से मारना और फांसी दे देना। ये व्यक्ति कहने वाला जिसने ये शब्द कहे, आज वो 2047 की बात करता है। तो पूछना चाहिए क्या हुआ तेरा वादा। और वो 100 दिन की जिसकी बात की थी, क्या आपको चौराहे पे ले जाया जाए? क्योंकि अब 10 साल हो चुके हैं इस सरकार को, उसके बाद जुमले पे जुमले आप बोल रहे हो। आपकी सरकार खुद बोलती है बेरोजगारी की बात करते हैं तो आपके कैंडिडेट बोलते हैं कि बच्चे पैदा करने मत कर तो बेरोजगारी बंद हो जाएगी। इस प्रकार की भाषा जो है इस्तेमाल इनके जो है नेता करते हैं। क्या मतलब अगर बेरोजगारी, ये तो कल को ये कहेंगे बेरोजगारी खत्म करनी है तो फांसी ले लो, मर जाओगे, बेरोजगारी अपने आप खत्म हो जाएगी। किसान मर जाओ तो किसान की समस्या खत्म हो जाएगी। ये कहने वाली सरकार और आज जो वादा जो ऋतु जी बिल्कुल ठीक बात है। देखिए आप विपक्ष में हैं, आप विपक्ष में हैं तो जाहिर है कि सवाल सत्ता पक्ष से करेंगे और करना भी चाहिए, ये आपका पॉलिटिकल एम भी कहता है। लेकिन मेरा सवाल बहुत सीधा था कि क्या हुआ तेरा वादा। मतलब मैं तो आपकी अकाउंटेबिलिटी की बात कर रही थी, उसको लेकर सवाल पूछ रही थी, क्योंकि जिस तरीके से बैठकों का दौर चला पटना में, फिर उसके बाद मुंबई में और जगह जगह आप लोग एक दूसरे के साथ मिले, लेकिन एक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम जिसकी आपने बात की थी वो कॉमन मिनिमम प्रोग्राम नजर नहीं आया, क्योंकि आप सबने अपना घोषणा पत्र अलग अलग जारी किया। मैं उसके पॉलिटिकल इक्वेशंस भी समझती हूँ ऋतु जी, उसके पॉलिटिकल इक्वेशंस भी मैं समझती हूं, लेकिन एक जनता जो कॉमन मिनिमम प्रोग्राम का वेट कर रही थी वो नहीं मिला। इसको लेकर आप काउंटर रखिएगा, लेकिन क्योंकि आपने बहुत सवाल किए तो विजय जी उसका जवाब दे देते हैं। विजय जी, हर जगह जहां पर जा रहे हैं प्रधानमंत्री कहते हैं मोदी की गारंटी है, मोदी की गारंटी है, लेकिन विपक्ष आपको जुमलेबाज वाली सरकार बता देता है। ये कह देता है कि आपने जितने वादे किए उसमें से कितना पूरा कर लिया, और सिवाय दिखावे के, सिवाय लोक लुभावन वादों के और 2047 की आप बात करने लगे। महंगाई को आपने टच नहीं किया, बेरोजगारी को आपने टच नहीं किया, मणिपुर की आपने बात नहीं की। तो ये भी तो प्रमुख मुद्दे हैं जो जनता चाहती है कि कोई पार्टी एड्रेस करे अपने घोषणा पत्र में। मेरा आपके सारे दर्शकों को नमस्कार। मैं बड़े विनम्रता के साथ बताना चाहता हूं कि इन्होंने जो बात रखी, जो आपने क्वेश्चन किया था उसका तो इन्होंने जवाब नहीं दिया, पर चलो खैर मैं इनकी बातों का जवाब देना चाहता हूं संक्षिप्त में। इन्होंने नारी की बात करी। हमारे यहाँ जो है देवी के रूप में पूजा जाता है, और उसके पूरे 10 साल आप देखेंगे कि आपने देखा होगा किस तरह से हमने 10 करोड़ महिलाओं को गैस सिलेंडर दिए फ्री में। वो क्या था, ट्रिपल तलाक। मेरी जो माता बहनें थी मुस्लिम, उनको किस तरह से नरक से छुटकारा दिलवाया। उसके बाद में आपने 6 करोड़ गरीबों को इंद्रधनुष उसके तहत शौचालय प्राप्त करवाए। आपने देखा होगा गांवों में सूरज निकलने से पहले और सूरज छिपने का मेरी माता बहनें कितना इंतजार करती थी, किस पीड़ा से वो निकलती थी, किस तरीके से उनको जीवन यापन करना पड़ता था, एक नरक में जीना पड़ता। ये असंवेदनशील लोग हैं, ये विरोध के लिए विरोध करते हैं। आपने देखा होगा हम जो मातृत्व अवकाश की बातें करते हैं, इनके टाइम में कितना था, हमने 12 सप्ताह से बढ़ाकर 26 सप्ताह कर दिया। ये युवाओं की बात करते हैं। अरे तो साहब बेरोजगारी दूर की क्या, यही तो पूछ रही हैं वो। बेरोजगारी दूर की क्या, भ्रष्टाचार दूर कर दिया क्या, नौकरियां दे दी क्या, महंगाई कम कर दी क्या? जी मैं उसी पे ही आ रहा हूं। मैं मुझे थोड़ा सा समय दे दीजिए, 1 मिनट का समय दीजिए। अब आप ये देखिए कि हमने 27 लाख करोड़ रुपए के निवेश के साथ 46 करोड़ से ज्यादा ऋण प्रदान करके रोजगार उत्पन्न किए। वो किसको गए हैं, कोई विदेशी को गए हैं क्या? इस देश में गए हैं। इस देश में मेरे बेरोजगार युवकों को रोजगार मिला है, उन्होंने रोजगार उत्पन्न किए हैं। तो ये ऐसे कहते हैं हमने उनके शिक्षा का स्तर सुधारा है। हमने 7 IIT, 16 ट्रिपल IIT, 7 IIM, 15 एम्स स्वास्थ्य के लिए, क्योंकि अगर आदमी स्वस्थ होगा तो कुछ काम करेगा। 315 मेडिकल कॉलेज, 390 विश्वविद्यालय खोलने का काम हमने किया है। 1.4 करोड़ युवाओं को PM कौशल योजना के तहत हमने उनको एक स्पेसिफिक चीज दी है कि आप कहीं जाके कहीं निपुणता के साथ अपना कार्य कर सकते हो, वो हमने दिया है। तो आप मुझे बताइए कैसे किसान की बातें करते हैं। हमने 11 करोड़ से ज्यादा किसान को 6,000 यूनिवर्सिटी का मैनिफेस्टो जो पढ़ रहे हैं यहाँ पर, देने का एक बात की भी सत्यता ये पुष्टि करते हैं इस चीज। नहीं, मुझे लगता है ये श्वेत पत्र पढ़ रहे हैं ऋतु जी। मुझे लगता है ये श्वेत पत्र पढ़ रहे हैं जिसमें 10 साल के कामकाज का ब्यौरा है। मुझको लगता है ये वो पढ़ रहे हैं। नहीं, देखिए मेरी बात सुनिए। ब्यौरा जो घोषणा पत्र हमारा वो कहाँ से बना है, जो हमने काम किया वहां से पढ़ा है, उसके अलग कर देते हैं। ठीक है सर, की बात करना चाहते हो आप, मुझे बताइए।
महिलाओं की ये बातें करते हैं। ये नैना साहनी हत्याकांड भूल गए क्या? टुकड़े टुकड़े करके इन्होंने कैसे तंदूर में डलवा दिया था, आज इनको महिला याद आ। ये किस मुंह से बातें करते हैं? दूसरी मैं बातें करता हूँ युवाओं की, ये इनके राहुल गांधी जी क्या कहते हैं गरीबी के बारे में? ये माइंड सेट है, ये दिमाग में उत्पन्न पैदा होता है। देखिए मैंने आपको बीच में रोका था बहन जी, मैंने आपको बीच में ना रोका था ना टोका था। मुझे 1 मिनट का समय दीजिए, आपका टर्न आएगा। आप बोले खूब अच्छे से बोले। नहीं, वैसे विजय जी आप 3 मिनट से ऊपर ले चुके हैं। विजय जी आप 3 मिनट से ऊपर ले चुके हैं, लेकिन मैं समझ सकती हूँ इस बात को, इसीलिए क्योंकि 10 साल में आपने क्या काम किया, तो 10 साल की बातों को समेटना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है 1 मिनट में, इसलिए इस बात को भी मैं समझ सकती हूँ। लेकिन बात ये हो रही है कि आपका घोषणा पत्र जमीनी स्तर पर मजबूत क्यों है, मैं ये समझने की कोशिश कर रही थी। बहरहाल अखिलेश कटियार जी आपके पास आते हुए इस बात को लेकर, 1 सेकंड विजय जी लौटूंगी, मेरे पास बाकी मेहमान भी है सर, थोड़ा सा संयम रखिएगा प्लीज। कटियार साहब, आपको नहीं लगता कि एक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम अगर आप जनता के सामने रखते, आप सबने कहा कि मोदी को हराना है और इसीलिए हमको साथ आना पड़ेगा, इस बात की शुरुआत नीतीश कुमार ने खुद अपने स्टेटमेंट के साथ की थी। बहरहाल अब वो आपके साथ है नहीं, स्थितियां बदल चुकी है, लेकिन आपने कहा कि आप एक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम लेकर आएंगे, एक सीट शेयरिंग का बहुत बढ़िया फॉर्मूला लेकर आएंगे। लेकिन सीट शेयरिंग फॉर्मूले की बात कहीं पर बनी तो कहीं पर बनी नहीं, जहां बन गई वहां किसी की नाराजगी थी तो किसी को आपने संभाल लिया, उसके बाद आगे बढ़ जाते हैं कॉमन मिनिमम प्रोग्राम। आपको नहीं लगता कि 2024 के चुनाव में जहां पर बीजेपी 400 पार की बात कर रही है और घोषणा पत्र तो बीजेपी का आपने भी देखा होगा सर, तो आपको नहीं लगता कि एक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम होता तो जनता के बीच एक लार्जर देन पिक्चर मैसेज जाता कि हम सब असल मायने में साथ हैं और हम जनता के लिए कॉमन मिनिमम प्रोग्राम के तहत 5 सालों में मिलकर काम करेंगे। वो क्या संदेश जाने का जो आपका मौका था वो गवा दिया आप लोगों ने? नहीं पूर्णिमा जी, ऐसा बिल्कुल नहीं है। हमने भले ही अलग अलग, क्योंकि हमारी क्षेत्रीय पार्टियां हैं, कांग्रेस हमारी सेंट्रल लीड करने वाली राजनीतिक दल है, लेकिन हमने कुछ मुद्दों को एक साथ शामिल रखा है। जैसे महिला आरक्षण की बात आती है तो सभी देश के दलों ने कहा कि महिला आरक्षण हो, लेकिन उसमें जाति रिजर्वेशन होना चाहिए। दूसरी बात, हमने जाति जनगणना का सब में मुद्दा मिलेगा पूर्णिमा जी, पूरे देश के जितने हमारे इंडिया अलायंस में है। हमने कहा जाति जनगणना के साथ साथ में सामाजिक और आर्थिक स्थिति के, उनके समाज के क्या है वो उनके डेटा दिए जाए। हमने पूरे देश में ये कहा कि ओल्ड पेंशन स्कीम लागू की जाए। तो ये सब एनडीए के कॉमन प्रोग्राम है। हमने कहा अग्निवीर योजना खत्म की जाए, देश में खाली पड़े पद भरे जाए। तो हम लोगों का जो एजेंडा है पूरे देश में, आप अगर विस्तार से थोड़ी नजदीकता से देखेंगे तो जितने भी इंडिया अलायंस के राजनीतिक दल हैं वो एक मुद्दों पे संविधान बचाने के लिए देश के, सर एक कागज तो नहीं है ना, एक कागज तो नहीं है ना कटियार साहब, जिसको आप कॉमन मिनिमम प्रोग्राम कहते हुए आप जनता के बीच रखते। मैं सीधी सी आप मुझे वोटर का मन पढ़कर, अखिलेश जी देखिए आप पॉलिटिक्स को जमीनी स्तर पर मुझसे बहुत बेहतर समझते हैं। आपने जिन मुद्दों का जिक्र किया, मैं भी उत्तर प्रदेश से आती हूँ इसलिए इस बात को समझती हूँ कि उत्तर प्रदेश में ये मुद्दे मैटर करते हैं। ये अगर किसी और राज्य में लाए गए तो ये मुद्दे वहां पर मैटर करते हैं। जाति राजनीति में कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले आज की तारीख में भी करती है, भले ही ये कहा जाए कि अब जाति वाली राजनीति होती नहीं तो कहने की बात है, पर जाति कभी जाती नहीं। तो इसीलिए आपने जिन मुद्दों का जिक्र किया सर वो उत्तर प्रदेश में इंपॉर्टेंट हैं और शायद ये इसीलिए आपके घोषणा पत्र में शामिल है। लेकिन अगर एक कागज होता कॉमन मिनिमम प्रोग्राम का सर, तो कम से कम साख तो बचती है कहते हुए कि हमने वादा किया था और उस वादे पर हम खरे उतरने की कोशिश कर रहे हैं। जी बिल्कुल सही बात है। हमने पूरे देश में जिन जिन दलों के साथ इंडिया का अलायंस है उनके मुद्दे समान है, हम एक विचार पे खड़े होकर लड़ रहे हैं। पूर्णिमा जी दूसरी बात, अभी जो भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता जो बात अपनी रख रहे थे, मतलब इतनी बेहिचक तरीके से झूठ बोलना मीडिया के सामने, मतलब पूरे 5 साल से किसान दिल्ली में पिकनिक मना रहे थे, वो तो आंदोलन नहीं कर रहे थे। पूरे देश का जो 23 रुपए पे डेटा सर आप देते हो कि किसानों की प्रतिदिन की आय
23 रुपया प्रतिदिन की है। इसके बावजूद भी आपने किसानों का भर दिया। 100 दिन में काला धन लेके आएंगे, लेकिन उसमें एक भी आपके अंदर शर्मिंदगी नहीं है कि हमने वो काम नहीं किया है। आप सबके अकाउंट में 15-15 लाख भेजने वाले थे, उस पर कोई शर्म नहीं। उसी तरीके से 100 दिन की बात आपने आगे कर दी, फिर 47 तक ले गए। जो इस देश की जनता के साथ जो छलावा किया गया है, मुझे लगता है पूर्णिमा जी, इस देश की जनता 2024 में उसका जवाब देगी। ठीक है, पॉइंट टेकन सर। विजय जी प्लीज अपने काउंटर्स तैयार रखिएगा सर। 2 मेहमानों के पास और जाकर फिर उसके बाद आपके पास आती हूँ। सेठी साहब आपके पास आते हैं, फिर मैथिल साहब आपके पास आऊंगी। मेरा बहुत सीधा सा सवाल है, बिना कॉमन मिनिमम प्रोग्राम के 400 पार की बात करने वाली बीजेपी एनडीए जो जीत का एक आंकड़ा सेट कर चुकी है, आज तक अगर आपने कभी सुना हो अलायंस ने कह दिया कि हम इतनी सीटें जीतेंगे, एक नंबर दिया हो, बीजेपी के लिए दिया, एनडीए के लिए दिया कि इतने पे सिमट जाएंगे, लेकिन अपने लिए आज तक एक भी नंबर नहीं दिया। बिना कॉमन मिनिमम प्रोग्राम कैसे वो 400 पार के नारे का चैलेंज एक्सेप्ट करते हुए जनता के बीच कहां स्टैंड आउट होता हुआ अलायंस आपको नजर आता है 24 के चुनाव में? नहीं, देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि जब चुनाव आते हैं तो जो सत्ता पक्ष की जिम्मेवारी ये होती है कि वो अपना रिपोर्ट कार्ड लेके जाए और अपने रिपोर्ट कार्ड में बताए कि हमने जो वादे पिछले मैनिफेस्टो में करे थे क्या वो पूरे करें। क्या आपने किसानों की आय दुगनी करी? क्या आपने 15-15 लाख रुपए अकाउंट में आ गए? क्या जो आपने रोजगार की बात करी थी कि हर साल 2 करोड़ रोजगार देंगे, वो 10 करोड़ रोजगार कहाँ गए? अब आपने जो वादा करा किसानों से, किसानों की 750 किसानों की मौत से आपके हाथ रंगे हुए हैं। आपके खिलाड़ियों के साथ जो अन्याय करा हुआ है उसके साथ आपके हाथ रंगे हुए हैं कि खिलाड़ी जो देश का नाम पूरे संसार के अंदर ऊंचा करते हैं, उनकी एफआईआर दर्ज करने के लिए उनको सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ता है। आपको जवानों को जवाब देना पड़ेगा। देखिए, आपने सारी सरकारी नौकरियां खत्म कर दी, चलो कोई बात नहीं। जो आर्मी है, आर्मी की आपने 4 साल की जॉब कर दी। आपके जगह जगह पेपर लीक हो जाते हैं। आप देखिए, आप ना किसानों की बात करते हैं, ना जवानों की बात करते हैं, ना खिलाड़ियों की बात करते हैं। योजना खत्म करने का वायदा तो विपक्ष ने किया है ना अपने घोषणा पत्र में। देखिए, मैं आपको किया है ना। देखिए, मैं आपको समस्या का सॉल्यूशन है वो। देखिए, हर स्टेट की मैं थोड़ी सी बात पूरी करूं। हर स्टेट की अपनी एक समस्या होती है जो उनकी क्षेत्रीय पार्टियां ज्यादा बेहतर समझती हैं। लेकिन जो कॉमन इश्यूज हैं पूरे देश के अंदर, वो महंगाई है, रोजगार है, स्वास्थ्य है, एजुकेशन है, किसान है। आप पांचों पॉइंट्स के ऊपर आप फेल हैं। आप कह रहे हैं आप 400 पार जाएंगे। अगर आपके 5 स्टेट के चुनाव होते हैं, आप अपने विधायकों के ऊपर विश्वास नहीं करते, अपने 21 सांसद उतार देते हैं। जब सांसदों का चुनाव आता है तो आप कांग्रेस का सांसद ले लेते हैं, आम आदमी का सांसद ले लेते हैं, दूसरी तीसरी पार्टी का सांसद ले लेते हैं और अपने सारे सांसदों की टिकट काट देते हैं, क्योंकि वो अपना रिपोर्ट कार्ड लेके जनता के पास जाने के लायक नहीं रहे हैं। आपने अपने आप ये बात प्रूव कर दी है कि जो हमारे, आप दिल्ली की बात ले लीजिए, दिल्ली के अंदर 6 सांसद और मजबूत नेता, चाहे प्रवेश वर्मा हो, मीनाक्षी लेखी हो, डॉक्टर हर्षवर्धन हो, हंसराज हंस हो, विदुड़ी साहब हो, आपने लेकिन वो छोड़कर मैथिल साहब दूसरी पार्टी में चले गए क्या टिकट कटने के बाद? अरे, सबकी फाइलें आपने नीचे रखी हुई हैं। आपका इनकम टैक्स, आपकी सीबीआई, आपकी ईडी, आप विपक्ष को तो डराते रहते हैं। मैं आपको बताता हूँ, साइलेंट फाइलों की कॉपी है क्या आपके पास? नहीं, साइलेंट विद्रोह है। वो जो नीचे दबी हुई फाइलें हैं, उनकी कॉपी है क्या आपके पास? है तो सर दिखाइएगा जरा। अरे आप देखिए, आप दबी आवाज के अंदर कांग्रेस से छोड़कर जाते नेता मैथिल साहब कहते हैं कि चुनावों के समय बड़ी आम बात है, कांग्रेस कहती है, क्योंकि उनको टिकट नहीं दिया, उनको उनके हिसाब की पोजीशन नहीं दी तो छोड़कर चले गए, क्योंकि चुनावी मौसम में बहुत कॉमन बात है। बीजेपी अगर अपने लोगों का टिकट काट देती है तो वो छोड़कर चले जाते हैं क्या? मैं वही बता रहा हूं ना, आपने विपक्ष की मैथिल साहब को इसका जवाब देंगे। लेकिन मैथिल साहब, ये तो चलिए कहने की और बहस मुबाहिसों में ये सब बातें निकलती रहती हैं, लेकिन बात यहाँ हो रही है कि महंगाई बड़ा मुद्दा, बेरोजगारी बड़ा मुद्दा, इसके अलावा भ्रष्टाचार बड़ा मुद्दा। भ्रष्टाचार, पीएमएलए कानून, उसको खत्म करने की बात करते हैं अपने घोषणा पत्र में विपक्ष। कहते हैं कि हम इस कानून को ही खत्म कर देंगे। ये वो है जिनके ऊपर भ्रष्टाचार के संगीन आरोप लगे हैं, जिन पर कई लोगों पर आज की तारीख में भ्रष्टाचार को लेकर बड़ी कार्रवाई हो रही है। वो कहते हैं कि जी कानून इतना मजबूत कर दिया है कि सारे के सारे विपक्षी नेताओं को उठा के जेल में डाल दिया। कॉमन मिनिमम प्रोग्राम तो होता, जाति से हटकर प्रमुख मुद्दों की बात होती, जनता जिनसे दो चार हो रही है, कुछ तो ऐसा कन्विंसिंग होता कि है, आपको लगता है?
धन्यवाद। पहले तो आपको और पूरे देश को भारत माता की जय, वंदे मातरम। और मैं ये कहना चाहता हूँ, अभी जो आपने कहा पीएमएलए कानून ईडी का, तो मोदी सरकार की सोच है भ्रष्टाचार को खत्म करना है, भ्रष्टाचार हटाओ। और आज जो विपक्ष का कॉमन मिनिमम प्रोग्राम है वो ये है भ्रष्टाचारी बचाओ। आप देखिए, अभी आपने ही खुद कहा ना कि ये कह रहे हैं कि हम पीएमएलए कानून को खत्म करेंगे। उसमें एक क्लॉज और है कि ये एजेंसियों के अधिकारों को कम करेंगे। एक क्लॉज है कि हम बुलडोजर कार्रवाई को बंद करेंगे। अब देखिए पूर्णिमा जी, भ्रष्टाचार के खिलाफ कार्रवाई होगी, उसको रोकने का अर्थ क्या हुआ? भ्रष्टाचारी का समर्थन। आप बुलडोजर कार्रवाई को रुकवाने की बात कर रहे हैं, इसका मतलब आप अपराधी के साथ हैं। नहीं, बुलडोजर कार्रवाई लीगल है, बीच में नहीं बोले, लीगल है। नहीं गलत सर, बोले सर आपके बीच में बोला लीगल मैं, है, लीगल नहीं सेठी साहब आपके बीच में बोला मैं सिर्फ 2 सेकंड की बात। नहीं मैं फिर आपके बीच में कूदूंगा, आपको बोलने नहीं दूंगा। नहीं मैं आपको बोलने नहीं दूंगा। बोलिए। नहीं मैं आपको बोलने नहीं दूंगा, मैं चेतावनी दे रहा हूं आपको। सिर्फ 2 मैं आपको चेतावनी दे रहा हूं, फिर बोलने नहीं दूंगा, फिर आप बोलिएगा मत। अरे मैंने आपको क्या बोला? मुझे बोलने नहीं दीजिए पहले। ठीक है, महतिल साहब बात पूरी करें प्लीज। देखिए, भ्रष्टाचार का साथ देने वाले आज खड़े होकर खुलकर कह रहे हैं कि हम तो जो एजेंसियां चोरों को पकड़ रही हैं, नोटों के बंडल पकड़ रही है, सोने की ईंटें पकड़ रही है, उनके अधिकारों को कम करेंगे। जो बलात्कारी, जो माफिया समाज में घुसकर निर्दोष लोगों की हत्या करते हैं, मां बहनों का बलात्कार करते हैं, उन लोगों के घर पे यदि बुलडोजर चल रहा है तो उसको हम रोकेंगे। दूसरी चीज, कांग्रेस की प्रवक्ता मेरी बहन बहुत चिल्ला रही थी कि महिलाओं के लिए क्या कर दिया। अरे मेरी बहन, आपने क्या किया महिलाओं के लिए जरा बताइए। 60 साल तक हमारी माताएं और बहनें खुले में शौच करती रही, आपको याद आई क्या? मैं आपसे पूछता हूं, आपने कभी वो दर्द सहा है कि सूरज उगने से पहले और सूरज ढलने के बाद ही शौच पे जाएगी मेरी बहन? उससे पहले यदि उसको शौच की आवश्यकता है तो वो क्या करेगी? नहीं सोचा था, यह देश के बेटे ने सोचा, नरेंद्र मोदी ने सोचा, एक चाय वाले ने सोचा। दूसरी चीज, आप बेरोजगारी की बात कर रही हैं। देश 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था आज बन गया है, और ये हम नहीं कह रहे हैं, ये IMF कह रहा है और वर्ल्ड बैंक कह रहा है। आप कह रहे हैं गरीबों के लिए क्या किया? आप बोलते थे गरीबी हटाएंगे, गरीबी हटाएंगे, गरीबी नहीं हटी, लेकिन कांग्रेस के 2G, 3G, जीजाजी, कोलजी, न जाने कितना कुछ हुआ और आप लाखों करोड़ रुपए के मालिक बने। लेकिन ये देश का बेटा नरेंद्र मोदी के शासन में 25 करोड़ भारतवासी गरीबी रेखा से बाहर निकले हैं। ये मैं नहीं कहता, ये नीति आयोग का डेटा कह रहा है। और एक और डेटा मैं बताना चाहता हूं पूर्णिमा जी, अति गरीबी की मतलब जिसके पास कुछ भी नहीं है। आज देश में IMF की रिपोर्ट है, ये 0.7% केवल ये रह गया है। एक और चीज, ये कह रहे हैं कि बेरोजगारी, अरे भैया आप मुझे जरा बताइए 2014 के अंदर कितनी थी प्रति व्यक्ति आय? मात्र 72,000 रुपए, और आज कितनी है? 1,71,000 रुपए। तो ये ऐसे ही आ गई क्या? और आपके राज्य में जब 2014 से 2004 के बीच में डबल डिजिट में आपकी बेरोजगारी दर थी, डबल डिजिट में महंगाई दर थी, लेकिन आप लोग तब याद नहीं करते। और आज जब देश के अंदर मेक इन इंडिया, मेड इन इंडिया, स्टैंड अप इंडिया, स्टार्टअप इंडिया के माध्यम से लगातार रोजगार की लाइन लगी हुई है, तो आप ये चिल्ला रहे हैं। तो आप कह रहे हैं कि जो तमाम बातें विपक्ष कह रहा है वही शिगुफा है, और असल में ग्राउंड पर काम हुआ है जिन मुद्दों को लेकर ये बात कर रहे हैं। सेठी साहब 10 सेकंड में आप जो काउंटर रख रहे थे, फिर उसके बाद मैं जाऊंगी। करने का काम कर रहे हैं, ये हुआ वो हुआ। मुझे सिर्फ एक बात का जवाब दे दें, अगर गरीबी रेखा से लोग कम हो गए, खत्म हो गए, तो 80 करोड़ लोगों को राशन क्यों दे रहे हो? इसका बहुत अच्छा, क्यों दे रहे हो? बहुत अच्छा प्रश्न अरे भूखमरी है देश के अंदर, भूखमरी है पूर्णिमा जी, देश के अंदर भूखमरी है। आपने देश को कहां लाके खड़ा कर दिया? और आप कह रहे हैं सेठी साहब, अखिलेश यादव ने नहीं कहा भूखमरी खत्म करने का टारगेट नहीं दिया क्या उन्होंने? तो भूखमरी खत्म नहीं करनी चाहिए, बताइएगा। नहीं करनी चाहिए क्या? गरीबों को खाना देना है, उससे भी दिक्कत है। गरीबों को खाना देना है, उसमें भी हाय तौबा है, और गरीबी है तो उसमें भी हाय तौबा है। सर 80 करोड़ लोगों को जल्दी से महतिल सर, इससे बड़ा और कोई सबूत नहीं हो सकता। अभी सेठी साहब ने बहुत अच्छा प्रश्न उठा लिया, इसे कहते हैं सेल्फ गोल। हाँ, सेठी साहब पंजाब से आते हैं,
और पंजाब में सबसे ज्यादा एमएसपी की खरीद होती है। और पूर्णिमा जी, आप पंजाब गई होंगी, आप देश की बड़ी पत्रकार हैं, जो उसके जब एमएसपी के द्वारा खरीदा जाता है, सरकारी जितने भी शेल्टर होम्स हैं वहां पर क्या स्थिति है, किस प्रकार से वहां पर अनाज को सेव किया जाता है, खुले के अंदर उस अनाज को इकट्ठा करके रख दिया जाता है और बारिश से उस अनाज को छड़ाकर शराब माफिया को, बियर माफिया को इन्होंने दिया, उसको मोदी सरकार ने खत्म किया। नरेंद्र मोदी जी की सोच है, यदि हमारे पास व्यवस्था नहीं है तो हम क्यों नहीं गरीबों को, क्यों नहीं अपने कंट्रोल रेट पर अनाज को देंगे, लेकिन ये लोग सिर्फ चिल्ला रहे हैं। मैं ये पूछता हूं कि आखिर क्या कारण है, आप गरीबी चिल्लाते हैं। 200 करोड़ डोज देश के अंदर कोरोना की लगी, इनसे पूछिए क्यों गरीबों को लगी? क्या सिर्फ सरकारी अस्पताल में मैंने भी डोज ली, इन्होंने भी ली, आपने भी ली। पूर्णिमा जी, क्या हम लोग खरीद नहीं सकते थे क्या? तो ये जो बार बार कहा जाता है ना कि गरीबों को दिया जा रहा है, गरीबों को दिया जा रहा है। मैथिल जी प्लीज रुकिएगा, सेठी साहब जरा रुकिएगा प्लीज। और ऋतु जी, रणदीप सुरजेवाला पर बैन को लेकर अगर आप कुछ जोड़ना चाहें तो जोड़ सकती हैं आप, लेकिन क्योंकि जो बातें यहाँ पर उठी और अब से थोड़ी देर पहले बहुत सारी बातें की गई कि ऐसा होता वैसा होता, आपकी तरफ से जो घोषणा पत्र आया जिसमें लगभग 15,000 शब्दों का था, मैम अगर मैं गलत होंगी तो मुझे प्लीज करेक्ट करिएगा, उसमें एम्प्लॉयमेंट और अनएम्प्लॉयमेंट शब्द को आपने 29 बार जगह दी, करप्शन, एंटी करप्शन शब्द को आपने 4 बार जगह दी, और इसके साथ ही जो बाकी महंगाई शब्द का इस्तेमाल आपने लगभग 3 जगह के आसपास किया। ये 3 ऐसे बड़े मुद्दे हैं जिसको कांग्रेस मुखर होकर उठाती रही है, लेकिन 15,000 शब्दों वाले इस घोषणा पत्र में 29 + 3 + 4 दैट्स ऑल, और साथ ही किसान 27 बार इसका उल्लेख किया गया है। अब 15,000 और इसकी कैलकुलेशन जरा कर लीजिए और जरा मुझे तराजू में नाप तोल कर बताइएगा कि इसका कितना भार आपको नजर आता है, कम से कम वो भी तब जब प्रधानमंत्री 400 पार की बात करते हैं। देखिए पूर्णिमा, अगर आप कांग्रेस का मैनिफेस्टो अगर ध्यान से पढ़ें तो वो मैनिफेस्टो है जो भारत की तस्वीर बदलने वाला जो है मैनिफेस्टो है, उसको हम न्याय पत्र का नाम देते हैं, उसको हम भारत की तस्वीर बदलने वाला एक ऐसा घोषणा पत्र है जो हर व्यक्ति, हर बेरोजगार, हर किसान, हर नारी, हर युवा का जो सपना है उसको साकार करने वाला जो है घोषणा पत्र है। आप देखिए कि बीजेपी को देखिए कि जो ये कहते हैं कि इस बार जब हमारी सरकार आएगी तो हम संविधान को ही बदल देंगे। ये किस संविधान को बदलने की बात कर रहे हैं? जिस देश की आजादी, किसने कहा कि संविधान बदल देंगे? ऋतु जी, किसने कहा संविधान? एक सेकंड विजय जी रुकिएगा, किसने कहा मैम संविधान बदल देंगे? अभी तक इनके कई नेताओं का ऐसा बयान आ चुका है कि मोदी जी जो है संविधान बदलने के लिए अभी संविधान बदला जाएगा, इस प्रकार के बयान जो है इनके। ऋतु जी, आपने कहा कि आपने बड़ा ध्यान से अगर पढ़ा हो कांग्रेस के घोषणा पत्र को, तो बड़ा ध्यान से पढ़ा, इसीलिए मैं 29, 3, 4 इन शब्दों का इस्तेमाल कर पाई। बहुत ध्यान से पढ़ा मैंने आपसे कहा तो आपने कहा कि इन्होंने कहा संविधान बदल देंगे। मुझे बता दीजिए किसने कहा है कि संविधान बदलेंगे? पूर्णिमा, मैं आपकी पहली बात का जवाब देती हूँ कि आपने कहा कि आपने मैनिफेस्टो ध्यान से पढ़ा। अगर आपने मैनिफेस्टो ध्यान से पढ़ा है तो आपने ये भी पढ़ा होगा उसमें कि उसमें हम किसानों के न्याय की बात करते हैं, बिल्कुल पढ़ा, के न्याय की बात, आपके न्याय की गारंटी मैंने पढ़ी, ठीक है, हम रोजगार की बात करते हैं, महिला सुरक्षा की बात करते हैं, हम युवा महिलाओं को आरक्षण देने की बात करते हैं। ये तो बताइए ऋतु जी, किसने कहा था संविधान बदलने के लिए? ये तो बताइए, संविधान बदलने की बात किसने की थी? पूछा कि किसने आपने मुझसे पूछा कि किसने कहा कि संविधान बदलने? इनके तमाम नेताओं के ऐसे नाम बताइए ना बहन, नाम बताइए ना, किसने कहा? नाम तो बताइए। मैं कह रहा हूं रणदीप सुरजेवाला ने कहा हेमा मालिनी के ऊपर अभद्र टिप्पणी की। अब आप मुझे बताइए किसने कहा संविधान बदलने के लिए भाजपा में से? ये देखिए, ये बात किसी से छुपी नहीं है। अरे छुपी वाली बात ही नहीं है। देखिए, आप राष्ट्रीय चैनल पे बैठी हैं, ऋतु जी, करोड़ों लोग आपको देख रहे हैं। ऋतु जी, ये आपकी क्रेडिबिलिटी का, ऋतु जी हवा हवाई बात नहीं करते ना, आप संविधान की बात कर रही हैं। कुछ भी आके देश संविधान से चलता है और इसीलिए ये कोई हवा हवाई बात नहीं है। अगर आप इतनी बड़ी बात कह रही हैं कि इनके नेताओं ने कह दिया कि संविधान बदल देंगे, इनके नेताओं ने कह दिया संविधान बदल देंगे, तो किसने कह दिया संविधान बदल देंगे?
जिन लोगों को जिनको टिकट दिया गया, नाम बताइए ना, नाम तो बताइए। अरे आप नाम तो बताइए। ए ने कहा, बी ने कहा, सी ने कहा, डी ने कहा, किसने कहा? बर्बाद कराने में लाखों लोगों ने शहादत दी। और अरे किसने कहा संविधान बदलने के? नाम तो बताइए। आप यहाँ पर बैठकर झूठ बोल रही हैं। और संविधान के भी देखिए पूर्णिमा जी, आपके ठीक है, उनके पास यदि कोई व्यक्ति झूठ बोलेगा मुझे तो सहन नहीं होगा। उनके पास नाम नहीं है ना मैथिल साहब, ये क्लियर है ना। अगर होता ऋतु जी के पास नाम तो अभी तक बता चुकी होती। विजय जी क्या कहना चाहते हैं? नहीं बोला कि संविधान बदलने हम जो मोदी जी बताना चाहता हूँ। हाँ बोलिए विजय। पूर्णिमा जी, मैं उनको बताना चाहता हूँ, संक्षिप्त में बताना चाहता हूँ, देश के प्रधानमंत्री सबसे बड़े पद पे बैठे हुए, उन्होंने कल ही बोला है कि संविधान को कोई हाथ नहीं लगा सकता। फिर ये टीवी पे आके ऐसी भ्रामक बातें करते हैं तो ये अच्छा नहीं लगता। मैं विजय शर्मा जी, मैं बोल रही हूँ कि संविधान को हाथ लगाने की औकात नहीं है आपकी। देश के प्रधानमंत्री, हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री बोले, फिर आप अरे तो ऋतु जी एक सेकंड, विजय जी एक सेकंड, विजय जी जरा मुझे 10 सेकंड दीजिएगा। अगर ऋतु जी किसी की औकात नहीं है, और बिल्कुल ठीक बात आप कह रही हैं कि किसी की औकात नहीं है, तो फिर दुनिया में जगह जगह जाकर देश भर में रैलियों में क्यों आप लोग ये परसेप्शन और नैरेटिव सेट कर रहे हैं कि बीजेपी संविधान बदल देगी, बीजेपी संविधान बदल देगी, तानाशाह हो जाएंगे मोदी, चुनाव खत्म हो जाएंगे, आगे चुनाव नहीं होंगे? ये कौन नैरेटिव सेट कर रहा है ऋतु जी? फिर अगर किसी की औकात नहीं है तो कैसे कोई बदल देगा? हाँ, तो फिर क्यों नैरेटिव सेट कर रहे हैं आप लोग? क्योंकि इनकी नीयत खराब है। और अरे जब औकात नहीं है तो छोड़िए ना, फिर अगर औकात नहीं है तो छोड़िए ना। ये देश संविधान से चलता है मैम। 140 करोड़ हिंदुस्तानी यहाँ पर बसते हैं, जिसका हिस्सा आप भी हैं और मैं भी हूं। कोई नहीं बदल सकता संविधान, और किसी की हिम्मत नहीं है, तो फिर ये नैरेटिव क्यों? पूर्णिमा, मैं जवाब दे दूं आपकी बात का। 140 करोड़ की जनता में वो किसान भी आते हैं जिनको देश की राजधानी में घुसने का जो है। अरे तो बना लेते ना कॉमन मिनिमम प्रोग्राम, बनाते आप कॉमन मिनिमम प्रोग्राम। किसने मना किया था आपको? कॉमन मिनिमम प्रोग्राम आप लोग बना नहीं पाए। पूर्णिमा, आप मेरे को जवाब। उत्तर प्रदेश में आपको सीटें मिली, सीट शेयरिंग फॉर्मूले से आप नाखुश नजर आए। बिहार में आप लोगों का सीट शेयरिंग फॉर्मूला फिक्स नहीं हो पाया। दिल्ली में आम आदमी पार्टी, पंजाब में उनके विरोध में, इधर आप आम आदमी पार्टी को डिफेंस देते हैं जब बात होती है अरविंद केजरीवाल की और उनकी रिमांड गिरफ्तारी की। कहीं ना ये विरोधाभास आप ऋतु जी एक फ्लोटिंग वोटर होता है, एक फ्लोटिंग वोटर होता है मैम। ऋतु जी मेरी बात सुनिए, कंफ्यूजन कैसे क्रिएट होता है और कैसे आप अपना एक आंकड़ा नहीं रख पा रहे। मैं आपको बताती हूँ, एक फ्लोटिंग वोटर होता है, एक इंटैक्ट है कोई बीजेपी के पास। सुनिए ऋतु जी मेरी बात सुनिए मैम, आप ही के भले की बात है, मेरी बात सुन लीजिए। एक वोटर है जिसको ये पता है कि मुझे बीजेपी को वोट करना है, एक वोटर है जिसको पता है मुझे कांग्रेस को, समाजवादी पार्टी को, सीपीआई, सीपीएम, टीएमसी, सब फिक्स है वोटर्स। लेकिन एक वोटर एक ऐसा भी होता है जो ये देखता है अच्छा मेरे सामने मुद्दे कौन से रखे जा रहे हैं, अच्छा ये देखते हैं कि ये पार्टी किस तरीके से आने वाले 5 सालों में हमारा भला कर पाएगी। आप लोग जब अलायंस लेकर आए, आपने कहा मैं कॉमन मिनिमम प्रोग्राम लेकर आएंगे। वो फ्लोटिंग वोटर उस कॉमन मिनिमम प्रोग्राम का इंतजार करता रह गया। पतझड़ हो गया, सावन बीत गए, सारे मौसम गुजर गए, लेकिन कॉमन मिनिमम प्रोग्राम नहीं आया। ऋतु जी, पूर्णिमा जी, कॉमन मिनिमम प्रोग्राम क्या होता है? जब इंडिया अलायंस आया वही कॉमन मिनिमम प्रोग्राम है। अच्छा, जब लोकतंत्र की हत्या 10 साल से की जा रही है और हम ये कहते हैं कि हम सारे दल मिलकर इस तानाशाही सरकार को उखाड़ के फेंकेंगे, वो कॉमन मिनिमम। अच्छा, तो आपका कॉमन मिनिमम प्रोग्राम है मोदी विरोध। भाई कांग्रेस, इनका अलायंस का कॉमन मिनिमम प्रोग्राम है मोदी विरोध। ठीक है मैम, ये कह सकती हूँ मैं। विजय जी, कॉमन मिनिमम प्रोग्राम इनका ये है कि मोदी का विरोध करना है, यही है कॉमन मिनिमम प्रोग्राम। सनातन को कुचल देंगे, जो खड़गे जी के बेटे कहते हैं हम सनातन को कुचल देंगे, तो इसका मतलब इनका वही है। ये बोलिए विजय जी, बोलिए जी। अब मैं इनकी बात रखता हूँ, मुझे थोड़ा सा समय दीजिए। हाँ, जल्दी से सर। इन्होंने इतना सारा सब कुछ बोल दिया। देखिए, अग्निवीर पे इन्होंने बोला, अग्निवीर योजना वो है जो देश को बदलने वाली है और अपने युवाओं को बदलने वाली है। इसमें जो युवा होगा, युवा 4 साल नौकरी करने के बाद लाखों रुपए अपने घर लेकर आएगा, उसके साथ वो नौकरी कर सकता है, अपना कोई व्यवसाय कर सकता है, साथ में कॉलेज में आगे की पढ़ाई कर सकता है। ये कह रहे हैं, देखो ऋतु जी, मैंने आपको बीच में नहीं टोका था, ये अच्छी सभ्यता नहीं है। आपको बीच में टोकना रोकना ऐसे अच्छा नहीं लगता। आप चैनल के ऊपर बैठे, आप बीच में ना रोकें।
पूर्णिमा जी ने रोकी है, पूर्णिमा जी ने रोकी। बोलिए विजय जी, बात पूरी करें, विजय जी बात पूरी करें, फिर इसमें समय निकल जाता है सर। हाँ जी जी जी। तो अग्निवीर योजना के अंदर आपने देखा होगा विभिन्न प्रदेशों में 10% का कोटा, 15% का कोटा उन्होंने अपने यहाँ रखा हुआ है, और इसमें से 10% आगे फौज में कंटिन्यू भी रहेंगे। तो ये तो इतनी अच्छी योजना है, और सारे लोग जितने वहां से निकलेंगे उसके बाद में दूसरा इनका देखें, इनकी तुष्टिकरण की देखें, इनके सबके मैनिफेस्टो में तुष्टिकरण है। ये अल्पसंख्यकों के लिए, खासकर मुस्लिमों के लिए विदेश भेजेंगे। दूसरा ये कहते हैं गरीबों के लिए हमने 25 करोड़ लोगों को गरीबी रेखा से ऊपर लाए हैं, और अपने बैठे हुए थे ये कहते हैं जी आप 80 करोड़ लोगों को मुफ्त राशन क्यों दे रहे हो? इनसे पूछिए, जब हम राशन हमने देना शुरू किया था तो इनका ही भाषण था, ये टीवी पे आके बोलते थे कि इलेक्शन के बाद ये बंद कर देंगे। अब मोदी जी ने ये कंटिन्यू कर दिया, तो अब ये कहते हैं गरीबी है इसलिए देना पड़ रहा है। अभी तक ये कहते थे ये इलेक्शन के लिए झुंझुना दे रहे हैं, रेवड़ी बांट रहे हैं, और इलेक्शन के बाद ये बंद कर देंगे। तो मुझे बताइए क्या कहना चाहते हैं? दूसरा ये कहते हैं कि भ्रष्टाचार की ये कम करना चाहते हैं। हम तो वो लोग हैं कि हमारी एजेंसी ऐसी स्वतंत्र है कि वहां जैसे सीबीआई कहती थी कि पिंजरे का तोता, ऐसा नहीं है। हम उड़ीसा में जाके हमारी एजेंसी कितने करोड़ पकड़ती है, बंगाल में जाके कितने करोड़ मिलते हैं। तो एजेंसियों को खुला काम करने का मौका दिया जा रहा है, वो जहां भ्रष्टाचार है वहां उसको परवार कर रही है। तो ये इस तरह की बेबुनियाद कहीं किसी तरह की ना फैलाएं। दूसरा ये कहते हैं कि एमएसपी हमारी फसलें देखो, हम 14 फसलों पे एमएसपी दे रहे हैं। विजय जी सबसे बड़ी बात क्या है, सबसे बड़ी बात क्या है, और बहुत ही अनफॉर्चुनेट बात एक है कि आप सब वो पार्टियां हैं जो कहते हैं कि भ्रष्टाचार को हम खत्म करेंगे। आ रही हूं कटियार साहब, और सबसे दुखद बात इसमें यह है कि अभी तक के चुनावों में ऐतिहासिक चुनाव आयोग ने जितना पैसा पकड़ा है, जितना कैश पकड़ा है चुनावों में इस्तेमाल होने वाला, वो आज तक के इतिहास में कभी पकड़ा नहीं गया। और आप सब बैठकर टेलीविजन डिबेट्स में कहते हैं कि हम भ्रष्टाचार को खत्म कर देंगे, लेकिन पैसा कहां इस्तेमाल हो रहा है? चुनावों में, जिसको चुनाव आयोग पकड़ रहा है। आती हूं विजय जी, कटियार साहब आपके पास आते हुए, क्योंकि आपको मैंने इंतजार करवाया उसके लिए माफी चाहूंगी, लेकिन मैं बार बार इस जल्दी से 10 सेकंड में विजय जी, 10 सेकंड, 10 सेकंड। इन्होंने बुलडोजर का कहा था, बुलडोजर लीगल कार्रवाई कर रहा है। बुलडोजर वहां करता है जिसने अतिक्रमण कर रखा है, जिसने सरकारी जमीन पर मकान बना रखा है, जिसने विदाउट नक्शा पास करा रखा है, तो देश संविधान से चलता है। ठीक है, ये ना कहे तो एंक्रोचमेंट पर सिर्फ कार्रवाई नहीं होती है ना, दंगाइयों पर भी तो होती है उत्तर प्रदेश में विजय जी। हाँ, तो उनकी भी कार्रवाई उन पे होती है। उन दंगाइयों के ऊपर वो होती है जिन्होंने इलीगल तरीके से मकान बना रखे हैं। ठीक है। कटियार साहब आपके पास आते हुए, आपने कह दिया कि ओपीएस लागू करेंगे। आपकी साथी जो वहां पर आपके साथ मिलकर चुनाव लड़ रही है कांग्रेस, उनकी कोई चर्चा आपके साथ इस बारे में हुई या नहीं मुझे नहीं पता, क्योंकि रिफ्लेक्ट नहीं हुआ। सीपीएम कहती है कि भारत में सभी परमाणु हथियारों को खत्म कर देंगे, अलायंस का हिस्सा है, आप इससे दूरी बना लेते हैं, और कांग्रेस के घोषणा पत्र में भी इसको लेकर कोई चर्चा नहीं नजर आती। फिर इसके बाद जम्मू कश्मीर में अनुच्छेद 370-35A की बात सीपीएम करती है, कांग्रेस इसको लेकर अपना कोई रुख स्पष्ट नहीं करती, आरजेडी अपने घोषणा पत्र में इसकी कोई चर्चा नहीं करती। खाली सरकारी पद आपने भरने का वादा किया, बहुत अच्छा वादा किया, लेकिन जहां पर ये अलग आप नजर आते हैं, आप ही के अलायंस का पार्ट है ना सर, तो ये आपकी पॉलिटिक्स को सूट नहीं कर रहा, इसलिए इस मुद्दे से दूरी बना लो। जो पॉलिटिक्स को सूट कर रहा है उसको अपना लो। तो जनता को कोई कंफ्यूजन की स्थिति में रखना चाहते हैं क्या आप? पूर्णिमा जी, पहले तो जो हमारी बहन रितु जी ने बात कही, जिसपे मैथिल साहब और भाजपा के प्रवक्ता ने भी जवाब जोर शोर से सवाल उठाए, इनके पूर्व केंद्रीय मंत्री अनंत कुमार हेगड़े साहब थे, जिनका ये बयान था कि हमें राज्यसभा में 2/3 बहुमत चाहिए। मिला है क्या? वो चुनाव लड़ रहे हैं क्या? ये बताइए। मैथिल साहब, नहीं, मैंने ईमानदारी से आपकी बात करी, प्लीज कर रहे हैं आप, बाद में बोले जब आपकी बारी आए। ठीक है, लेकिन पूर्णिमा जी बड़े नेता है, उस पे पार्टी के बड़े नेताओं को आपत्ति जतानी चाहिए, क्योंकि संविधान जैसे संवेदनशील मुद्दे पे इस तरीके का बयान किसी भी राजनीतिक दल के नेता को नहीं देना चाहिए। एक बात। दूसरी बात पूर्णिमा जी, जैसे अभी ऐसे काय कर रहे हैं मैथिल जी, खूब समय मिलेगा, अभी बहुत बोल चुके हैं आप, फिर बोलना। जो भ्रष्टाचार की बात भारतीय जनता पार्टी के लोग करते हैं, कम से कम अब तो बंद कर देना चाहिए। इस देश के सारे भ्रष्टाचारी, हेमंत बिस्व शर्मा से लेके छगन भुजबल तक, और एनसीपी के पवार, अजीत पवार से लेके कितने जो क्या नाम, पश्चिम बंगाल के पूरी 23 लोगों की सूची
सबको तो मंत्री मुख्यमंत्री बना दिए हो और आप उसके बावजूद भी भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ते हो। तो कम से कम जो बात नहीं करते हैं ठीक है, उस पर थोड़ा तो आप मुझे ये बताइए, हेमंता बिश्व शर्मा के ऊपर कौन सा केस चल रहा है? जरा बताइए, आपने हेमंता बिश्व शर्मा का नाम लिया, नाम बताइए आप। नहीं, आप बताइए कौन सा केस चल रहा है, आप बताइए जरा। भाजपा के पर्चे बांटे। अरे भैया, मैं ये पूछ रहा हूँ कौन सा केस चल रहा है हेमंता बिश्व शर्मा जी पर, जरा बताइए आप मुझको। ये व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का जो ज्ञान आपके पास है, कृपया करके उसकी जगह पे नया ज्ञान लीजिए जो असली है। आपने अजीत दादा पवार की बात की, आप सुनिए। 2019 में महाविकास आघाड़ी की सरकार थी, ईओडब्ल्यू ने उनका केस बंद कर दिया था। भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई, उन्होंने वहां पर उस केस को खोला है। और मैं आपको बता दूं पूर्णिमा जी, बहुत जिम्मेदारी से, चाहे 1 हो चाहे वो 25 हो, कोई भी व्यक्ति अगर वो भाजपा में भी आ गया है तो उसके खिलाफ जो केस चल रहे हैं किसी में भी कोई रियायत नहीं है, सभी की कार्रवाई चल रही है, सभी में विवेचना चल रही है। टीवी पे बैठ के जनता सब जानती है, ये यही बता रहा हूं, जनता सब जानती है। ये आप बैठकर यहाँ बैठकर भ्रष्टाचार की बात मत कीजिए। जिसकी सरकार में खनन घोटाला हुआ हो, जिसकी सरकार में रिवर फ्रंट घोटाला हुआ हो, जिसकी सरकार में पेंशन घोटाला हुआ हो, जिसकी सरकार में टैबलेट घोटाला हुआ हो, वो यहाँ बैठकर हमें ज्ञान दे रहे हैं। मुसलमानों को अपीसमेंट करने वाले, दंगाइयों के गले में माला डालने वाले, मुजफ्फरनगर में हिंदुओं को चुन चुन के कटवाने वाले और जो हत्या में उनके गले में लखनऊ में माला डालने वाले, यहाँ बैठकर बड़ी बड़ी बातें ना करें। और भारत माता को डयन कहने वाले की पार्टी यहाँ बैठकर देशभक्ति की बात ना करें। ठीक है मैथिल साहब, और क्योंकि जो मैथिल साहब कह रहे हैं कटियार साहब, मुझे तो फिर आजम खान जी का नाम याद आ जाता है। फिर मेरे को याद आता है कि आपने उनको स्टार कैंपेनर बना दिया, उनके ऊपर लगे आरोप और जितने जितने उनको सजा हुई उसको लेकर आप उनको स्टार कैंपेनर बना देते। बात यह है ना कि बात कहने की कुछ और, करने की कुछ और यही विरोधाभास जो है चुनावों में दिक्कत सर आप ही के लिए पैदा करता है, किसी और के लिए नहीं करेगा। क्योंकि आपने पीडीए आपका निकल गया, पीडीए हो गया, 80 की 80 सीटों की आप बात करते थे, जैसे तैसे कांग्रेस को कुछ सीटें आपने दे दी, नाराजगी थी उनकी तो बढ़ा दी, थोड़ा बढ़ा दी। प्रसाद मौर्य लगातार, स्वामी प्रसाद मौर्य लगातार हिंदुओं की भावनाओं को आहत करता रहा। ठीक है, ये पहली पार्टी है जिसने उनको प्रमोशन दिया, राष्ट्रीय महामंत्री बना के रखा। ठीक है, और अखिलेश यादव और डिंपल भौजी उसको सपोर्ट करते हैं खड़े होकर। ठीक है मैथिल जी, मैं बहुत अंतिम पड़ाव पर हूं चर्चा के, इसलिए परविंदर सेठी जी जल्दी से आपके पास आते हुए जरा मुझे ये समझा दीजिए कि जनता के बीच किस थॉट प्रोसेस के साथ, फिर वही पहले सवाल पर आती हूं कि एक भी बार अलायंस ने यह नहीं बताया कि ये कितनी सीटों के साथ आ रहे हैं। प्रधानमंत्री ने कह दिया बीजेपी 370, एनडीए 400 पार। ये इसके आधार पर कहां पहुंचते हुए आपको नजर आ रहे हैं जिनकी बात देखिए, प्रधानमंत्री जी की आदत जुमलेबाजी करने की, 370 पार 170 सीटें। कांग्रेस का बताइए ना सर, उनकी जुमलेबाजी उनको भुगतने दीजिए। कांग्रेस की बताइए कितना लाएंगे, बताइए। जो इंडिया अलायंस अरे बताइए ना सर, कितना लाएंगे, जुमलेबाजी में कितना लाएंगे? अगर ये जुमलेबाजी में भरोसा नहीं करता, अपने लिए टारगेट सेट नहीं करता, कॉमन मिनिमम प्रोग्राम नहीं देता, कहते हैं मोदी को हराएंगे। कैसी बात करते हैं सर? नहीं, टारगेट तो नहीं सेट करता, टारगेट सेट है, सभी पार्टियों का टारगेट सेट है। अब आप बताइए ना, इनसे पूछे दिल्ली में कितनी सीटें आएंगी इनकी? 2 सीटें भी नहीं आएंगी इनकी, 2 सीटें भी नहीं आएंगी। एक मिनट रितु जी, जल्दी से टारगेट बताइएगा मैम, 30 सेकंड है मेरे पास, और फिर एक क्लोजिंग कमेंट विजय जी आपसे लूंगी। हमारा टारगेट है इस तानाशाही सरकार को उखाड़ के फेंकना, जो 10 साल से लोकतंत्र की हत्या कर रही है, संविधान का अपमान करने का काम कर रही है, देश के अन्नदाता किसानों की हत्या करने का काम कर रही है, बेरोजगारों युवाओं को बिल्कुल जो है मतलब उनका रोजगार खत्म करने का काम कर रही है, महिला सुरक्षा का कोई। जल्दी से क्लोजिंग कमेंट आपसे लूंगी सर। की पार्टी में जो कहते हैं मैं 20 सेकंड विजय जी। डरते हैं कि आज तक जी हमारी सरकार, इनको रितु जी को समझा दीजिए, हमारी सरकार संवेदनशील सरकार है। हम अब की बार फिर 370 और 400 एनडीए पार होगी। हमने पहले भी नारा दिया था 2019 में अपने काम के बल पे कि हम एक बार फिर 300 पार, अब की बार 370 पार और एनडीए 400 पार।
और हम अपना काम ठीक का है सर। ट्रैक रिकॉर्ड लेकर चल रहे हैं। ठीक है, और हम चलिए ये जनता के सामने जनता आपका तय कोई करेगा नीति कि है, कॉमन नीति है, मिनिमम नीति प्रोग्राम है। ना होते हुए भी विपक्ष अलायंस का कितना साथ देना है और मोदी जी के 400 पार के सपने को कितना पूरा करना है।